ये संभावित प्रश्नों को लेकर डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन बात करेंगे कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? जो सोयाबीन, रागी और चावल। कालीबंगा सभ्यता से हमें कौन सी फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मैं बात करूं कालीबंगा की, तो देखो कालीबंगा में उत्खनन 5 स्तरों में हुआ, 1, 2, 3, 4 और 5। तो सबसे पहला स्तर सबसे नीचे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर पांचवा। तो जो पहला और दूसरा स्तर है वो प्राक हड़प्पा काल का है। कौन से काल का? प्राक हड़प्पा काल का। और जो तीसरा, चौथा और पांचवा स्तर है, कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा स्तर वो है हड़प्पा काल का। कब का? हड़प्पा काल का। हम बात करें कालीबंगा की इस प्राक हड़प्पा काल की, तो प्राक हड़प्पा काल में जो नगर थे उनकी डायरेक्शन दे अगर हम, तो हम कहें पहले व दूसरे स्तर के, तो नदन, सदन, ईस्टर्न और वेस्टर्न। तो जो दक्षिण पूर्वी भाग है, यानी ये वाला जो एरिया है, इस वाले भाग से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। कैसे? जुते हुए खेत के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले। आई बात समझ में? फिर मैं आपसे बात करूं कि कालीबंगा में किस फसल के अवशेष मिले, तो जो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, यहां से हमें पता चलता है कि ये लोग एक साथ 2 फसल उगाते थे। एक साथ 2 फसल उगाते थे, और ये 2 फसल थी गेहूं और जौ। कौन सी 2 फसल है? गेहूं और दूसरी फसल है जौ। तो अपने ऑप्शन में क्या है? अपने ऑप्शन में जौ है, और जौ यहां पर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो कालीबंगा से हमें कौन सी फसल के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो कालीबंगा से हमें जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए। फिर मैं आपसे बात करूं, तो मैं आपसे कहूं आहड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहां से बड़ी संख्या में तांबे के औजार व उपकरण मिले हैं। घर बनाने के लिए धूप में पकी ईंटों का उपयोग किया जाता था। जली हुई ईंटों का निर्माण पाया गया। अर्थव्यवस्था शिकार और पशुपालन पर आधारित थी। देखो हम बात करें आहड़ सभ्यता की, तो मैं आपसे कहूं कि आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था? तो मैं आपसे कहूंगा आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम था ताम्रवती नगरी। क्या नाम था? ताम्रवती नगरी। फिर मैं आपसे कहूं कि 8वीं और 9वीं शताब्दी में, 8th और 9th सेंचुरी में आहड़ को आगाटपुर या आटपुर कहते थे। क्या कहते थे? आगाटपुर या आटपुर कहते थे। और जो यहां के स्थानीय लोग हैं वो आहड़ को धूलकोट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? धूलकोट के नाम से जानते हैं। आगे सारी बात समझ में? अब हमसे पूछा है कि इसको ताम्रवती नगरी कहा क्यों जाता है, तो हम बात करें बड़ी संख्या में तांबे के औजार व उपकरण मिले। हां साहब, आहड़ से हमें तांबा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। यहां पर तांबा गलाया जाता था और तांबे के उपकरण बनाए जाते थे। घर बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। धूप में पकी ईंटें नहीं, इसका ताम्रवती नगरी से क्या लेना देना है? जली हुई ईंटों का निर्माण पाया गया, इसका ताम्रवती नगरी से कोई भी लेना देना नहीं। अगला, अर्थव्यवस्था शिकार और पशुपालन पर आधारित थी, नहीं, इसका भी ताम्रवती नगरी से कोई भी लेना देना नहीं। तो इसको ताम्रवती नगरी कहा जाता है क्योंकि यहां से बड़ी संख्या में तांबे के औजार तथा उपकरण प्राप्त हुए हैं, और यहां से हमें तांबा गलाने की भट्टियों के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये ध्यान रखना, यहां से हमें तांबा गलाने की भट्टियां मिली है। तांबा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई। आगे बात समझ में? फिर अगली सवाल, तो अपना अगला सवाल है गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्राचीनतम शाखा कौन सी थी? मंडोर, उज्जैन, जालोर और मेड़ता। बताओ बेटा, गुर्जर प्रतिहारों की सबसे पुरानी ब्रांच कौन सी थी? मंडोर, उज्जैन, जालोर और मेड़ता। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। देखो हम बात करें तो गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्राचीनतम जो ब्रांच है वो है मंडोर। कौन सी ब्रांच है? मंडोर। हम बात करें कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, तो इनका संस्थापक था जिसका नाम था हरिश्चंद्र। क्या नाम था? हरिश्चंद्र। फिर हम बात करें गुर्जर प्रतिहार वंश की वंशावली किससे प्रारंभ होती, तो इनकी वंशावली रज्जिल से प्रारंभ होती है। ध्यान रखना, इनकी वंशावली रज्जिल से प्रारंभ होती है। प्रतिहारों में एक शासक था जिसका नाम था रज्जिल, और रज्जिल से इनकी वंशावली प्रारंभ होती है। ध्यान रख लेना, संस्थापक हरिश्चंद्र है लेकिन इनकी वंशावली किससे प्रारंभ होती है? रज्जिल से। फिर प्रतिहारों की एक राजधानी रही थी मेड़ता। कहां पर? मेड़ता। तो मेड़ता राजधानी किसने बनाई थी? नागभट्ट ने। मेड़ता को राजधानी बनाने वाला प्रतिहार शासक कौन था? नागभट्ट। इस नागभट्ट का उपनाम था नाहड़। नागभट्ट का उपनाम क्या था? तो नागभट्ट का उपनाम था नाहड़, और इन्होंने यहां पर क्या बनवाया था? तो ध्यान रखना, मेड़ता को अपनी राजधानी बना ली थी। नागभट्ट के 2 पुत्र थे। बड़ा बेटा था तात, उसने संन्यास ले लिया था, और मंडोर के अंदर मांडव्य ऋषि का आश्रम था, वहीं पर रहते थे और अपने भगवान की भक्ति करते थे। और इस
नागभट्ट का छोटा पुत्र था जिसका नाम था भोज। भोज अपने भाई के स्थान पर यहां पर क्या बना था? राजा बना था। तो ध्यान रखना, नागभट्ट के दो पुत्र थे। इसका बड़ा बेटा था जिसका नाम था तात, उस तात ने क्या ले लिया था? संन्यास। और इनका छोटा पुत्र था भोज, वो यहां पर क्या बना था बेटा? तो ध्यान रख लेना, भोज यहां पर राजा बना था। आगे बात समझ में प्रतिहारों के बारे में। फिर अगला सवाल अपना, तो अपना अगला क्वेश्चन है, जालोर का वह चौहान शासक जिसने चालुक्यों से प्रथम बार वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? बताओ, जालोर का वह चौहान शासक कौन सा था जिसने चालुक्यों के साथ पहली बार वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? समर सिंह, कीर्तिपाल, उदय सिंह और चाचीदेव। बात करें एक एक को लेकर, तो सबसे पहले बात करूं चाचीदेव की। तो नासिरुद्दीन महमूद और बलबन के समकालीन थे। दिल्ली के दो सुल्तान हुए, एक का नाम था नासिरुद्दीन महमूद और दूसरे का नाम था बलबन, और बलबन के समकालीन। बलबन के समकालीन, लेकिन इनके शासनकाल में दिल्ली से कोई आक्रमण नहीं हुआ। ध्यान रखना, दिल्ली से कोई आक्रमण नहीं हुआ। आगे बात समझ में। फिर मैं बात करूं, एक राजा उदय सिंह, इन्होंने इल्तुतमिश को हराया था। दिल्ली का एक सुल्तान था इल्तुतमिश, इन्होंने दिल्ली के शासक इल्तुतमिश को हराया था। किसको हरा दिया था? इल्तुतमिश को हराया था। फिर मैं बात करूं इनके बारे में, तो इनकी पोती थी रूपा देवी। क्या नाम था? रूपा देवी। और उस रूपा देवी का विवाह मेवाड़ के राजकुमार तेज सिंह के साथ किया गया था, क्योंकि जतर सिंह ने इन पर आक्रमण कर दिया था और समझौता हुआ था, तो इन्होंने अपनी पोती रूपा देवी का विवाह तेज सिंह के साथ कर दिया था और इनके बीच में मामला ठीक हो गया था। फिर एक राजा कीर्तिपाल, तो उन्होंने जालोर में चौहान वंश की स्थापना की थी। जालोर में चौहान वंश के संस्थापक हैं जिनका क्या नाम है? कीर्तिपाल। और इन कीर्तिपाल को मूणोत नेणसी कहता है कि कितु एक महान राजा। कीर्तिपाल के बारे में मूणोत नेणसी कहता है कि कितु एक महान राजा, कितु एक महान राजा। मूणोत नेणसी ने कहा साहब कीर्तिपाल एक बहुत महानतम शासक हुआ है, कितु एक महान राजा। फिर मैं बात करूं समर सिंह के बारे में, तो मैं आपसे कहूंगा कि समर सिंह ने एक तो जालोर दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया। जालोर दुर्ग का क्या करवाया था? पुनर्निर्माण। तराइन के युद्ध में इन्होंने पृथ्वीराज चौहान की सहायता की थी और इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था लीला देवी। क्या नाम था? लीला देवी। तो अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह इन्होंने गुजरात के चालुक्य शासक भीम सेकंड के साथ किया। चालुक्य शासक था जिसका क्या नाम था? भीम सेकंड, उनके साथ उन्होंने विवाह कर दिया। तो हमसे पूछा जालोर का वह चौहान शासक जिसने चालुक्यों से प्रथम बार वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, तो जालोर का वह चौहान शासक कौन सा था? तो उसका नाम समर सिंह था और इस समर सिंह ने अपनी बेटी लीला देवी का विवाह गुजरात के चालुक्य शासक भीम सेकंड के साथ कर दिया था। अगला सवाल, बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था। बताओ बेटा, बीकानेर के शासक राय सिंह जी का शासनकाल क्या था? 1556 से 1605, 1574 से 1610, 1574 से 1612 और 1571 से 1608। बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ। हम बात करें राय सिंह जी की, तो राय सिंह जी बीकानेर के एक राजा हुए थे कल्याणमल, उनके पुत्र थे। इनके पिता जो थे उनका नाम था कल्याणमल, बीकानेर के एक शासक हुए थे जिनका नाम है कल्याणमल। इनके भाई थे महानतम लेखक हुए अकबर के दरबार के जिनका नाम था पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़। कलम मणिश्री डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया ने जो पीथल और पाथल रचना लिखी है उसमें पीथल पृथ्वीराज सिंह राठौड़ को कहा गया। इनके बारे में लिखते हैं कलम मणिश्री डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया कि बसदूत इसारो पा भाग्या पीथल में तुरंत बुलावण में, किरणारो पीथल आ पहुंचो साचो धर्म निभावण में, राणारो प्रेम पुजारी हो वो सागी तेज दुदारो हो, राठौड़ राणो राठो हो, है ना। तो पृथ्वीराज सिंह राठौड़ वो महानतम कलमकार हुए जो महाराणा प्रताप को ओजस्वी पूर्ण पंक्तियां लिखते हैं कि मैं आज सुनी है चातकड़ो धरती रो पानी पी वेला, मैं आज सुनी है नहरियो छाया रे साथे सोवेला, मैं आज सुनी है हाथीड़ो कुकर सी जोड़ियां जी वेला, मैं आज सुनी है थाने थका अब रांड होवेला रजपूती, मैं आज सुनी है बादर लो सूरज री ओटा होवेला। वो महानतम कलमकार पृथ्वीराज सिंह राठौड़ बीकानेर के महाराजा राय सिंह के भाई थे। इन दोनों भाइयों ने 1570 के नागौर दरबार में अपने पिता के साथ अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और इन्होंने 1574 से लेकर 1612 तक शासन किया था। कौन से साल से? 1574 से लेकर 1612 तक। फिर हम बात करें राय सिंह की मृत्यु। राय सिंह की मृत्यु, तो राय सिंह की मृत्यु हुई थी बुरहानपुर में। कहां पर? बुरहानपुर में राय सिंह की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। क्लियर सी बात। अगला सवाल अपना, तो मैं आपसे बात करूं कि राठौड़ वंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है? पहला कथन है कि कन्नौज शाखा की उत्पत्ति के अनुसार राठौड़ सूर्यवंशी है। फिर अगला, राठौड़ स्वयं को भगवान श्री रामचंद्र के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं। फिर अगला, राठौड़ वंश महाकाव्य के अनुसार राठौड़ों की उत्पत्ति भगवान शिव के शीश पर स्थित चंद्रमा से हुई है। और पृथ्वीराज रासो के अनुसार राठौड़ कन्नौज की शाखा से माने जाते हैं। जल्दी से बताओ बेटा।
जल्दी से बताओ। देखो पहला है कि कन्नौज की शाखा की उत्पत्ति के अनुसार राठौड़ है जो सूर्यवंशी है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि राठौड़ों की उत्पत्ति कन्नौज के गहड़वालों से मानी जाती है। आपने कभी नाम सुना हो जयचंद गेड़वाल, उनके लीनेज से राठौड़ों को कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर हम बात करें, राठौड़ स्वयं को भगवान रामचंद्र के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं? नहीं बेटा, चौहान मानते हैं, कछवाहा मानते हैं, जबकि राठौड़ खुद को कुश से नहीं जोड़ते। अगला, राठौड़ वंश महाकाव्य के अनुसार राठौड़ों की उत्पत्ति भगवान शिव के शीश पर स्थित चंद्रमा से हुई है। हाँ, राठौड़ वंश महाकाव्य नाम का एक ग्रंथ है और वो कहता है कि राठौड़ों की उत्पत्ति भगवान शिव के सिर पर स्थित एक चंद्रमा है उससे हुई है। बिल्कुल सही कह रहा है। अगला, पृथ्वीराज रासों के अनुसार राठौड़ जो है वो कन्नौज के गढ़वाल माने जाते हैं। हाँ, पृथ्वीराज रासों में चंद्रवर्दी राठौड़ों को कन्नौज का गढ़वाल बता देता है। इसी के आधार पर बाद में अपने मुर्णोत नैन से भी इनको कन्नौज के क्या बता देते हैं? गढ़वाल बता देते हैं। तो ऑप्शन बी यहां पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो असत्य कौन सा है? ऑप्शन बी यहां पर असत्य है। फिर ध्यान रखना, राठौड़ों की उत्पत्ति दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से मानी जाती है। क्या माना जाता है इनको? दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट माना जाता है कि ये साउथ इंडिया के हैं और साउथ इंडिया के भी क्या है बेटा? राष्ट्रकूट हैं। इनको दक्षिण भारत के क्या माना जाता है? राष्ट्रकूट माना जाता है। और ऐसा कहते हैं कि राष्ट्रकूट शब्द अपभ्रंशित हुए होते होते रठौड़ बना, रठौड़ से रबड़ बना, रबड़ से धीरे धीरे राठौड़ बन गया, है ना। तो राठौड़ों की उत्पत्ति साउथ इंडिया के राष्ट्रकूटों से मानी जाती है और इस मत को अपने सारे इतिहासकार क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। फिर आगे बात करो, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुहिलों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, दशरथ शर्मा, जीएन शर्मा और जीएन आसोपा। जल्दी से बताओ बताओ। जल्दी से बताओ। देखो हम बात करें कि पहली बात तो गुहिलों को ब्राह्मण कहने वाले इतिहासकार है कौन कौन? तो गुहिलों को ब्राह्मण कहता है बेटा दशरथ शर्मा। कौन कहता है? दशरथ शर्मा। फिर गुहिलों को ब्राह्मण कहते हैं अपने एक इतिहासकार हुए जिनका नाम है गोपीनाथ शर्मा। क्या नाम है? गोपीनाथ शर्मा। फिर एक व्यक्ति है जिनका नाम है डी.आर. भंडारकर। ये सारे लोग गुहिलों की उत्पत्ति किससे मानते हैं? ब्राह्मणों से मानते हैं। लेकिन वह इतिहासकार जो गुहिलों की उत्पत्ति ब्राह्मणों वाले सिद्धांत का विरोध करता है, उसके विरुद्ध है, उस इतिहासकार का नाम है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। कंफ्यूज मत हो जाना, जी.एच. ओझा, जी.एन. शर्मा और जी.एन. आसोपा। तो अपने जी.एच. ओझा होगा गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और ओझा जी ब्राह्मणों वाली थ्योरी का विरोध करते हैं। फिर ध्यान रखना बेटा, कुंभा का जितना भी साहित्य है, कुंभा की जितनी भी रचना है, वो सारी गुहिलों को क्या बताती है? ब्राह्मण बताती है। चाहे कुंभा के अभिलेख हैं, चाहे कुंभा की पुस्तकें हैं, उन सब में कुंभा ने खुद को विप्र लिखा है। उसके आधार पर हम गुहिलों को ब्राह्मण मानते हैं कुंभा की रचनाओं के बेसिस पर। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा खुद गुहिलों को सूर्यवंशी हिंदू कहते हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा खुद गुहिलों को क्या कहते हैं बेटा? तो खुद गौरीशंकर हीराचंद ओझा गुहिलों को सूर्यवंशी हिंदू मानते हैं। आगे बात समझ में? और ब्राह्मणों वाली थ्योरी के सिद्धांत का क्या कर देते हैं? गौरीशंकर हीराचंद ओझा खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। ध्यान रखना, गौरीशंकर हीराचंद ओझा चौहानों में विदेशियों वाली उत्पत्ति का विरोध करते हैं और गुहिलों में ब्राह्मणों वाली उत्पत्ति का क्या कर देते हैं बेटा? विरोध करते हैं। फिर अगला सवाल, गिंगोली परबत्सर का युद्ध 1807 में किस किसके मध्य लड़ा गया था? जयपुर में कोटा, कोटा में उदयपुर, जयपुर में जोधपुर और जयपुर में भरतपुर। बताओ बेटा। जल्दी से बताओ। देखो हम बात करें, गिंगोली का युद्ध है, ये राजकुमारी कृष्णा कुमारी विवाद के दौरान हुआ था। कब हुआ था? जब राजकुमारी कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था। हम बात करें, जो राजकुमारी कृष्णा कुमारी है वो मेवाड़ महाराणा भीम सिंह जी की बेटी थी। इनकी पहली सगाई मारवाड़ के राजा भीम सिंह से कर रखी थी, लेकिन जब भीम सिंह की मृत्यु हो गई थी तो इनकी दूसरी सगाई जयपुर के राजा जगत सिंह सेकंड से कर दी थी और जिससे जोधपुर वाले मान सिंह जी नाराज हो गए थे, जो भीम सिंह जी के भाई थे। तो इसको हम राजकुमारी कृष्णा कुमारी विवाद बोलते हैं। और इस राजकुमारी कृष्णा कुमारी विवाद में एक युद्ध हुआ था, गिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध? गिंगोली का युद्ध। राजस्थान की दो रियासतें लड़ी थी, एक का नाम था जोधपुर और सामने एक रियासत लड़ी थी जिसका नाम था जयपुर। 1807 में युद्ध हुआ था। नागौर जिले में परबत्सर के पास जगह पड़ती है, तो हम इस युद्ध को परबत्सर के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। अब जब यह युद्ध हुआ तो उसमें जोधपुर की तरफ से लड़ने के लिए जोधपुर के एक राजा थे जिनका नाम था मान सिंह जी, वो आए थे। और सामने जयपुर की तरफ से लड़ने के लिए जयपुर के एक राजा थे जिनका नाम था जगत सिंह सेकंड, रसकपूर वाले, जिनकी प्रेमिका रसकपूर थी, वही जगत सिंह सेकंड यहां पर लड़ने के लिए आए थे। पर ध्यान रखना, इस युद्ध में जगत सिंह सेकंड की सहायता की थी, मदद की थी बीकानेर के अपने एक राजा हुए थे जिनका नाम था सूरत सिंह। क्या नाम था? सूरत सिंह जी। कहां के राजा थे बेटा? तो अपने ध्यान रखना, बीकानेर के राजा थे सूरत सिंह जी। उन्होंने इनकी क्या कर दी थी? सहायता कर दी थी। और इस युद्ध में अपने मान सिंह जी जो जोधपुर वाले हैं उनकी क्या हो गई थी? हार हो गई थी। फिर मान सिंह जी ने अमीर खां पिंडारी को अपनी तरफ मिला लिया था और अमीर खां पिंडारी को कहा कि तुझे मुंह मांगी कीमत दी जाएगी, लेकिन किसी भी कंडीशन में राजकुमारी कृष्णा कुमारी की सगाई जयपुर नहीं होनी चाहिए। तो अमीर खां पिंडारी ने मेवाड़ से एक व्यक्ति को साथ में लिया जिसका नाम था अजीत सिंह चुंडावत। क्या नाम था? अजीत सिंह चुंडावत। उन्होंने अजीत सिंह चुंडावत के साथ मिलकर षड्यंत्र की और इन दोनों के षड्यंत्र के कारण राजकुमारी कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया था और जहर देने के कारण राजकुमारी कृष्णा कुमारी की 21 जुलाई 1810 को मृत्यु हो गई थी। 21 जुलाई
1810 को राजकुमारी कृष्णा कुमारी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। राजस्थान का वो इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट साइट इस एक लड़की की जान से ही जुड़ा हुआ था, और राजकुमारी मरने के बाद ये राजस्थान की तीनों रियासतें अपने आप शांत हो गई। कहते हैं ना जी हाई लगती है, तो हाई लगी साहब। अमीर का पिंडारी का अंतिम समय बहुत मुश्किल से निकला था। भरत सिंह नरूका ने खूब परेशान किया था, माधोराजपुरा के किले में बंदी बना लिया था इन लोगों को। और अजीत सिंह चुड़ावत तो अंधा हो गया था, पत्नी मर गई थी, बेटे मर गए थे, पागल हो गया था, मेवाड़ की गलियों में घुमा था अजीत सिंह चुड़ावत। तो भगवान सब देखता है। तो ध्यान रखना कौन कौन सी रियासत है। तो जयपुर और जोधपुर रियासत के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध का क्या नाम है, गिंगोली का युद्ध। अगला, सवाई जयसिंह द्वितीय को मुगल सम्राटों द्वारा कितनी बार मालवा का सूबेदार बनाया गया था? 2, 3, 4 और 5, बताओ बेटा। सवाई जयसिंह द्वितीय को मुगल सम्राटों ने कितनी बार मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था? जल्दी से बताओ। तो हम बात करें कि उनको मालवा का सूबेदार 3 बार नियुक्त किया गया था। कितनी बार? 3 बार। कब कब? तो 1713, 1730 और 1732। 1713 के अंदर इनको मालवा का सूबेदार बनाया था मुगल बादशाह था फर्रुख सियर। क्या नाम था? मुगल बादशाह फर्रुख सियर। और 1730 के अंदर और 1732 के अंदर दोनों बार जब इनको मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया, उस समय मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। आगे बात समझ में। फिर मैं आपसे बात करूं तो मैं आपसे कहूं कि जब 3 बार सूबेदार बने थे तो इन्होंने 3 युद्ध लड़े थे। पहला युद्ध लड़ा था पील सूद का युद्ध, पील सूद का युद्ध, और ये दो युद्ध लड़ा था 1715। दूसरा युद्ध लड़ा था इन्होंने मंदसौर का युद्ध, 1733 में। और तीसरा युद्ध लड़ा था इन्होंने रामपुरा का युद्ध, यह लड़ा था 1735 में। 3 युद्ध लड़े थे। पहला युद्ध जो पील सूद का लड़ा था, इसमें मराठों की हार हुई। क्या हो गई? मराठों की हार हो गई थी और सवाई जयसिंह जीत गए थे। दूसरे युद्ध में मराठों की जीत हुई थी, और तीसरे युद्ध में मराठों की क्या हो गई थी? जीत। फिर जब लगातार 2 युद्ध हार गए थे, बीच में हुरडा सम्मेलन भी इन्होंने ही करवाया था ताकि सभी लोग मराठों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ सके। फिर अंततः इन्होंने धौलपुर समझौता कर ही लिया था पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ, और ये लड़ाई यहां पर क्या हो गई थी? शांत हो गई थी। आगे बात समझ में। कितनी बार? तो ध्यान रखना बेटा, इनको 3 बार क्या बनाया गया था? मालवा का सूबेदार बनाया गया था, है ना। जब मंदसौर वाला युद्ध हारे थे तो इन्होंने 1734 में हुरडा सम्मेलन किया था, लेकिन हुरडा सम्मेलन असफल हो गया था। तो फिर रामपुरा के युद्ध में छोटी मोटी सहायता तो सब नहीं की थी, लेकिन कोई विशेष सहायता किसी ने की नहीं राजस्थान के राजाओं ने, तो ये हार गए थे, है ना। और फिर अंततः इन्होंने धौलपुर समझौता कर लिया था पेशवा बालाजी बाजीराव, और इनके मध्य हुआ था धौलपुर समझौता। और सवाई जयसिंह कुल कितनी बार? तो ध्यान रखना बेटा, कुल 3 बार मालवा के क्या बने थे? सूबेदार। 1713, 30 और 32। 13 में फर्रुख सियर ने, और 30 और 32 में भारत का मुगल बादशाह था जिसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला, और मोहम्मद शाह रंगीला ने इनको मुगल बादशाह मालवा का सूबेदार बनाया था। अगला, किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराणा जयसिंह जी द्वारा करवाया गया था? बताओ बेटा, किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराणा जयसिंह द्वारा करवाया गया था? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, आगरा और बनारस। दिल्ली, मथुरा, आगरा, उज्जैन और जयपुर। फिर जयपुर, जोधपुर, दिल्ली, मथुरा और आगरा। बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। बताओ बेटा। जल्दी से बताओ। देखो हम बात करें, इन खगोलीय वेधशालाओं को जंतर मंतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंतर मंतर कहा जाता है। हम लिखते हैं ना कि सवाई जयसिंह ने क्या बनवाए थे? जंतर मंतर बनवाए थे। इन जंतर मंतरों में सबसे बड़ा जंतर मंतर वो कहां बनवाया था? चलो, और सबसे पहला जंतर मंतर वो कहां बनवाया था? तो सबसे बड़ा जंतर मंतर उन्होंने बनवाया था जयपुर में। इनका सबसे बड़ा जंतर मंतर कहां पर? तो इनका सबसे बड़ा जंतर मंतर है जयपुर में। और सबसे पहला जंतर मंतर इन्होंने बनवाया था दिल्ली में। और जो जयपुर वाला जंतर मंतर है वो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। ध्यान रखना, जयपुर वाला जो जंतर मंतर है वो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में क्या है? शामिल है, विश्व विरासत सूची में शामिल है। ध्यान रखना कौन कौन से बनाए थे, तो हम एक एक करके बात करेंगे इनकी। तो देखो, इन्होंने बनवाया था दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। 5 ठीक है, पहला ही होगा करेक्ट, पर बाकी ऑप्शन भी लगे हाथ अपन देख ही लेते हैं। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, आगरा। आगरा नहीं होगा तो ये गलत हो गया। दिल्ली, मथुरा, आगरा, फिर गलत हो गया। जयपुर, जोधपुर
तो लो यही गलत हो गया, जोधपुर में नहीं है। तो ऑप्शन एक यहां पर सही हो जाएगा, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। यहां पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। अब इजारा किसके लिए जाना जाता है? भूमि मूल्यांकन के लिए, मुद्रा परिवर्तन के लिए, राजस्व की ठेका प्रणाली या सोने की खरीद के लिए? बताओ बेटा इजारा क्या है, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ। जल्दी से बताइए, इजारा किसके लिए जाना जाता है? भूमि मूल्यांकन, मुद्रा परिवर्तन, राजस्व की ठेका प्रणाली या स्वर्ण के लिए? देखो इजारा है कि जो भी भू राजस्व होता था वो कलेक्ट करने के लिए रियासत किसी को ठेका दे देती थी, एक फिक्स अमाउंट लिया जाता था कि आपको इतने पैसे देने हैं और आपको राजस्व वसूली के क्या दे दिए जाएंगे, अधिकार दे दिए जाएंगे। तो ये एक प्रकार का ठेका प्रणाली हुई, और वो भी किसके लिए? राजस्व की वसूली के लिए दी गई ठेका प्रणाली है, जिसको क्या कहा जाता है बेटा? इजारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इजारा कहा जाता है, ठेका प्रणाली है, और वो भी किसके लिए? भू राजस्व की वसूली के लिए। क्या होता है? तो एक फिक्स अमाउंट ले लिया जाता है कि आपको तो इतने पैसे देने, उसके बाद आप क्या करो, भू राजस्व वसूल कर सकते हो। तो इजारा क्या है? तो राजस्व वसूलने की एक ठेका प्रणाली है, जो एक नियत या फिक्स अमाउंट पर दिया जाता है, और उसको राजस्व वसूलने का या कर वसूलने के क्या दे दिए जाते हैं? अधिकार दे दिए जाते हैं। फिर मैं आपसे बात करूं, किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 की क्रांति में कोटा में क्रांतिकारियों का दमन किया था? बताओ बेटा वो अंग्रेज अधिकारी कौन था जिसने 1857 की क्रांति के दौरान कोटा के क्रांतिकारियों का दमन कर दिया था? मेजर जनरल एच.जी. रॉबर्ट्स, लेफ्टिनेंट हीथकोट, ब्रिगेडियर होम्स और कर्नल एबोट? बताओ बेटा जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ। देखो हम बात करें तो कोटा में विद्रोह का दमन किया था एच.जी. रॉबर्ट्स ने। किसने? रॉबर्ट्स ने। रॉबर्ट्स के बारे में दो बात ध्यान रखना। एक तो इन्होंने कोटा में विद्रोह का दमन किया था 30 मार्च 1858 को। कोटा में विद्रोह का दमन कौन सी तारीख को किया था? तो 30 मार्च 1858 ईस्वी को कोटा में इन्होंने विद्रोह का क्या कर दिया था? दमन कर दिया था। और एक इन्होंने तातिया टोपे को हराया था, कोठारी नदी के किनारे कुआड़ा का युद्ध लड़ा था, और उस कुआड़ा के युद्ध में इन्होंने तातिया टोपे को हराया था। किसने? रॉबर्ट्स ने। आगे बात समझ में। फिर लेफ्टिनेंट हिथकोट, हिथकोट वही है जिन्होंने नसीराबाद छावनी के विद्रोही सैनिकों का पीछा किया था, और बिठोड़ा वाले युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए आए थे हिथकोट को साल सिंह चंपावत की तरफ से। फिर कर्नल होम्स जिन्होंने अव्वा के विद्रोह का दमन किया था, अव्वा के विद्रोह का दमन कर दिया था। फिर मैं बात करूं कर्नल एबोट, कर्नल एबोट वही है जो नीमच में उपस्थित थे। कहां पर? नीमच में। और इन्हीं की उपस्थिति में नीमच के अंदर क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। किसकी उपस्थिति में? तो कर्नल अबोट की उपस्थिति में नीमच के अंदर क्या हो गई थी बेटा? क्रांति हो गई थी। तो ध्यान रखना, कोटा में क्रांति का दमन करने वाला कौन था? रॉबर्ट्स था। और नीमच में क्रांति का दमन करने वाला था सोवर्स। कौन था? सोवर्स, जिसने नीमच के अंदर क्रांति का क्या कर दिया था? दमन कर दिया था। फिर अगली बात, नीमच में विद्रोह की तारीख क्या थी? 2 जून, 3 जून, 28 मई और 31 मई। बताओ बेटा नीमच में विद्रोह की तारीख क्या थी? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ नीमच में विद्रोह की तारीख क्या थी? तो देखो हम बात करें, नीमच में विद्रोह की तारीख थी 3 जून 1857। कितनी तारीख? 3 जून 1857 विद्रोह की तारीख थी। और विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? नीमच में विद्रोह का नेतृत्व करता, तो ध्यान रखना बेटा हीरा सिंह। कौन था? हीरा सिंह। फिर मैं आपसे बात करूं कि जो नीमच का विद्रोह है इसका दमन हुआ था 8 जून 1857 को। 8 जून 1857 को। और यहां पर विद्रोह का दमन किया था उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था सोवर्स। दमन करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? सोवर्स। सोवर्स मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। तो ध्यान रखना नीमच में विद्रोह का दमन करने वाला अंग्रेज अधिकारी सोवर्स, और सोवर्स ने दमन कब कर दिया था? तो 8 जून 1857 को। फिर अगला, नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे? बताओ बेटा नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय कौन सी सैनिक छावनी में पहुंच गए थे? निमाड़ा, कोटा, देवड़ी और नसीराबाद। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ बेटा। हम बात करें नीमच छावनी के सैनिक जब दिल्ली जा रहे थे तो वह रास्ते में रुके देवड़ी छावनी। कहां पर? देवड़ी छावनी में। कितनी तारीख को? तो 3 जून को वहां पर विद्रोह हुआ था, और यहां पर रुके थे 5 को। कितनी तारीख को? 5 जून 1857 को। और देवड़ी छावनी के सैनिक नीमच छावनी वालों के साथ जुड़ गए थे। ध्यान रखना देवड़ी छावनी में कोई अलग से विद्रोह नहीं हुआ था, नीमच वाले इनके साथ विद्रोह में क्या हो गए थे? शामिल हो गए थे। और देवड़ी छावनी की महिदपुर टुकड़ी, कौन सी टुकड़ी?
महिदपुर टुकड़ी विद्रोह में शामिल हो गई थी और ये क्रांतिकारियों से यहां साथ मिलकर दिल्ली की तरफ चले गए थे। तो इस समय इमरजेंसी में देवली छावनी में जहाजपुर के 400 मीणाओं को क्या किया गया था, भर्ती किया गया था। तो ध्यान रखना, नीमच छावनी के सैनिक जब दिल्ली जा रहे थे तो रास्ते में कौन सी छावनी में रुके थे, देवली छावनी में, और इनका पीछा कर रहा था उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था जैक्सन। क्या नाम था, जैक्सन। तो ध्यान रखना, नीमच छावनी के सैनिक जब दिल्ली जा रहे थे तो किस अंग्रेज अधिकारी ने इनका पीछा किया था, तो अंग्रेज अधिकारी था जैक्सन। उस जैक्सन ने इसका पीछा किया था। निवाड़ा में जैक्सन ने वहां की आम जनता के साथ लड़ाई भी लड़ी थी, ये वही जैक्सन है। फिर अगला सवाल, जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था, बताओ। अलवर जिले में एक जगह है राजगढ़, वहां पर जागीर माफी प्रजा सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन का उद्घाटन करने वाला व्यक्ति कौन था। ऑप्शन है श्री सत्यदेव विद्यालंकार, पंडित हरिनारायण शर्मा, काशीराम गुप्ता और मास्टर भोलानाथ। यह सवाल मैंने आपको कल भी करवाया था, तो आप जल्दी से जवाब दो, मैं पानी पी लेता हूं। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। बताओ बेटा, 1941 में अलवर में जो जागीर माफी प्रजा सम्मेलन हुआ था अलवर के प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा, वो राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही, कल बताया था ना मैंने, ऑप्शन ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। और ए ऑप्शन में क्या है, सत्यदेव विद्यालंकार। क्या हो जाएगा, सत्यदेव विद्यालंकार। तो ऑप्शन ए अपना यहां पर क्या हो रहा है, बिल्कुल सही आंसर हो रहा है। तो पहला आंसर क्या है अपना, सत्यदेव विद्यालंकार। तो सत्यदेव विद्यालंकार अपने यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर सी बात। अगला सवाल, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य और मकबूल आलम किस राज्य के प्रजामंडल से संबंधित थे, झालावाड़ राज्य प्रजामंडल, कोटा राज्य प्रजामंडल, सिरोही राज्य प्रजामंडल और अलवर राज्य प्रजामंडल। बताओ, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य और मकबूल आलम कौन से राज्य के प्रजामंडल से जुड़े हुए थे, तो वो झालावाड़ प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। कौन से प्रजामंडल से, झालावाड़ प्रजामंडल से। और इस झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी बेटा, तो इस झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में। कौन से साल में, 1938 में झालावाड़ का क्या बना था, प्रजामंडल। और ध्यान रखना, झालावाड़ के राजा थे राजा राणा हरिश्चंद्र। क्या नाम था, राजा राणा हरिश्चंद्र। उन्होंने यहां पर स्वयं के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी। स्वयं के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी। आगे बात समझ में, तो कौन सी रियासत में राजा ने प्रजामंडल का सहयोग कर दिया था, तो झालावाड़ रियासत में। और झालावाड़ रियासत के राजा ने खुद ही के नेतृत्व में उत्तरदायी सरकार की क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी। झालावाड़ के राजा का क्या नाम था, राजा राणा हरिश्चंद्र। तो ध्यान रखना। अच्छा सॉरी, अब देखा आपका कमेंट मैंने, तो 1938 नहीं 1946 है, वो गलती से फ्लो में 1938 लिख दिया तुमने ना। फिर ध्यान रखना बेटा, कोटा वाला कब बना, 1939 है ना। सिरोही वाला कब बना, 1939। और अलवर वाला कब बना, 1938। अरे अब कर दिया ना ठीक, अब क्या कमेंट कर रहे हो, कर दिया, ठीक कर दिया, बिल्कुल है ना। तो 1946 में बना था। आजादी के समय शासक भी यहां पर कौन थे, राजा राणा हरिश्चंद्र। अगला, 1921 में चांदखेड़ी नामक घटना किस रियासत के किसान आंदोलनों से संबंधित है, बेगू किसान आंदोलन, दुधवा किसान आंदोलन, शेखावटी किसान आंदोलन और मारवाड़ किसान आंदोलन। बताओ बेटा, 1921 में जो चांदखेड़ी वाली घटना हुई वो कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है, बताओ बेटा। देखो बात करें, 1921 में चांदखेड़ी में अत्याचार हुआ था और 1922 में मंडावरी में अत्याचार हुआ था। दो घटनाएं हैं। अपनी नोटबुक खोलो, देखिए भरत सर ने जो हिस्ट्री पढ़ाई है उसमें लिखा हुआ 1921 में चांदखेड़ी में किसानों पर अत्याचार किया था और 1922 में मंडावरी नाम की जगह पर किसानों पर क्या हुआ था, अत्याचार हुआ था। और यह जगह पर अत्याचार करने वाला सामंत था, उसका नाम था अनूप सिंह चुंडावत, है ना। इन जगहों पर अत्याचार करने वाले सामंत का क्या नाम था, अनूप सिंह चुंडावत। अब कल मैंने बताया था आपको अनूप सिंह चुंडावत कहां का सामंत था, इस आधार पर तो कम से कम तुम तुक्का मार लो, जल्दी से तुक्का मारो। देखें, बिल्कुल सही तुक्का मार रहे हो तुम। ए फॉर आलिया भट्ट और बी फॉर बेगू किसान आंदोलन। तो चांदखेड़ी और मंडावरी घटनाएं कौन से किसान आंदोलनों के दौरान घटी थी, तो ध्यान रखना बेटा, बेगू किसान आंदोलन के दौरान दो घटनाएं हुई थी, 1921 में चांदखेड़ी में और 1922 में मंडावरी में। और यहां के सामंत ने किसानों पर क्या कर दिया था, अत्याचार। उसका फिर प्रभाव भी पड़ा, दबाव भी आया। तो फाइनली 1922 में अजमेर में सामंत अनूप सिंह चुंडावत और विजय सिंह पातिक के मध्य समझौता हो गया था और ट्रेंच ने इस समझौते को बोल्शेविक समझौता कहा था, जिसको रियासत ने स्वीकार नहीं किया था। वो यही समझौता था। अगली मैं बात करूं आपसे, तो मैं आपसे कहूं निम्नलिखित में से कौन सिक्कर किसान आंदोलन से संबंधित नहीं थे, निम्न में से कौन जो थे वो सिक्कर किसान आंदोलन से संबंधित नहीं थे। ए रामनारायण चौधरी, बी हरि ब्रह्मचारी, सी मास्टर चंद्रभान और डी नेनुराम शर्मा। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। उत्तर गलत बता दिया ना तो मैं क्रिस का गाना सुना दूंगा, गलत नहीं बताना है। जल्दी से बताओ।
कौन सिक्कर किसान आंदोलन से संबंधित नेता नहीं है? देखो हम बात करें तो 1922 में रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी तो साथ ही जुड़े थे। कौन कौन? रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी साथ जुड़े थे। कौन से साल में? 1922 के अंदर, है ना। तो रामनारायण चौधरी है और उनके साथ कौन आए थे? हरि ब्रह्मचारी। मास्टर चंद्रभान वो भी सिक्कर के थे, लेकिन पंडित नेनुराम शर्मा वो सिक्कर किसान आंदोलन के नेता नहीं थे, जबकि पंडित नेनुराम शर्मा बूंदी रियासत के किसान आंदोलन में थे। कौन सी रियासत में? ध्यान रखना बेटा, बूंदी रियासत के जो किसान आंदोलन हुए थे उनमें एक नेता थे जिनका क्या नाम था? पंडित नेनुराम शर्मा थे। बूंदी रियासत के किसान आंदोलन के नेता थे। कोटा प्रजामंडल की स्थापना करने में भी नेनुराम शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो ध्यान रखना, शेखावटी किसान आंदोलन में रामनारायण चौधरी थे। जब रामनारायण चौधरी पर रोक लग गई थी तो फिर 1931 में ठाकुर देशराज आए थे। बेटा गलत बता दिया ना आपने। ठाकुर देशराज 1931 में आए थे जब रामनारायण चौधरी पर रोक लगी थी।